फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आर्थिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या महत्व है को समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों का संबंध। आर्थिक भूगोल अनेक सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखता है या हम कह सकते हैं इंटर रिलेटेड है, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। So it related both branch of physical science and social science। ये दोनों ही ब्रांचों से डायरेक्ट संबंध रखता है और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनसे या तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी सीधा संबंध रखता है या उन पर डिपेंड करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, फिर हिस्ट्री है या ह्यूमन साइंस या मानव विज्ञान जिसे कहते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को हम देखते हैं कि किस प्रकार इकोनॉमिक ज्योग्राफी से इनका संबंध है। सबसे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक दूसरे से संबंध समझते हैं। आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र के बीच इतना अधिक घनिष्ठ संबंध है कि इनका अंतर करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। दोनों ही विषयों की विषय वस्तु जो है लगभग समान है, जैसे कि उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय, लेकिन इनके अध्ययन करने की जो विधि है या दृष्टिकोण है उसमें भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक भूगोल प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है कि प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां क्रियान्वित की जाती है या किसी स्थान विशेष की आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। जबकि आर्थिक भूगोल में समस्या मूलक दृष्टिकोण अपनाते हैं कि किसी क्षेत्र में या किसी स्थान विशेष में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है, जैसे कि उत्पादन है या वितरण है या उपभोग है, तो उनमें किस प्रकार की समस्या है, जैसे किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, वितरण कहाँ अर्थात कहाँ कहाँ पर उनको वितरित करना, या उपभोग किन वस्तुओं का किया जाए या किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिनका उपभोग किया जा सकता है, या फिर विनिमय कितना विनिमय करना है, किन संसाधनों या किन आर्थिक क्रियाओं में विनिमय करना है, जैसी समस्याओं को समझने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। जबकि आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करके आर्थिक विकास की मूलभूत संभावनाओं पर विचार करता है। इस प्रकार से दोनों ही विषयों की जो मूल विषय वस्तु है लगभग समान है, तो इस प्रकार से ये दोनों ही विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसके बाद जहां इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विशेष फोकस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूम रहता है, वहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फोकस रखती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी रिसोर्स किस प्रकार के वातावरण में मिलते हैं उस विषय पर ज्यादा प्रेशराइज करती है या उस चीज को समझाने की कोशिश करती है। वहीं इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र का जो फोकस है वो अनेक डिफिकल्टीज या समस्याओं पर रहता है, जैसे कि डिमांड और प्राइस की समस्या है उसको अनेक थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से अनेक आर्थिक विषयों को विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से इकोनॉमिक्स में समझा जाता है। इसके बाद है अर्थशास्त्र भूगोल और राजनीतिक भूगोल कि किस प्रकार अर्थशास्त्र राजनीतिक भूगोल एक दूसरे से संबंध रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में राजनीतिक शास्त्र बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि हर सामान्य आदमी का भी ध्यान राजनीतिक गतिविधियों पर बना रहता है। और फिर जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं उनका मूल आधार आर्थिक समस्याएं ही है, क्योंकि राजनीतिक जितने मुद्दे हैं वो सभी आर्थिक समस्याओं या आर्थिक आधार पर ही ठहरे हुए होते हैं। जितनी भी राजनीतिक वार्तालाप है या राजनीतिक विवेचनाएं हैं वो सभी आर्थिक भूगोल या आर्थिक संसाधनों से सीधा संबंध रखते हैं। जहां आर्थिक भूगोल राजनीतिक विषयों को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विचारधारा भी आर्थिक भूगोल को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर जहां पूंजीवादी देशों में कहा जाता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, किस पर होना चाहिए,
अनेक रिसोर्स, जितने भी हमारे पास रिसोर्स है या जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका निजीकरण होना चाहिए। जैसा कि आज भी आपके देश में इस तरह का विचार हमारी पार्टियां रखती है, जबकि साम्यवादी देशों का विचार या राजनीतिक विचारधारा का जो विचार है उसके अनुसार सभी संसाधनों एवं आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का अधिकार होना चाहिए या राजकीय स्वाधिकार होना चाहिए। ऐसा इस प्रकार से ये दोनों ही विचारधारा एक दूसरे को प्रभावित करती है और इसके साथ साथ एक दूसरे को विषय सामग्री भी प्रोवाइड कराती है या देती है। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भूगोल राजनीतिक भूगोल से सीधा संबंध। इसको और थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जितने भी डिस्प्यूट्स है उनकी क्या है, मेन बेस क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। वही पॉलिटिकल ओपिनियन है या आइडियोलॉजी है वो डायरेक्ट इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स को या हमारी आर्थिक मुद्दों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की आर्थिक भूगोल किस प्रकार इतिहास से जुड़ा हुआ। आर्थिक भूगोल और इतिहास का चोली दामन का साथ है, ये भी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि भूगोल स्थान का विज्ञान है तो इतिहास समय का विज्ञान है। जहां भूगोल में एक स्थान विशेष पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसके प्राकृतिक वातावरण में, तो इतिहास में समय के साथ होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास किस प्रकार का है या किस स्तर पर है, ये समझने के लिए हमें उसकी घटनाक्रमों को समझना पड़ता है और इस प्रकार का ज्ञान हमें इतिहास से ही मिल सकता है। मनुष्य की वर्तमान आर्थिक क्रियाओं तथा भविष्य की योजनाओं के लिए भूतकाल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र भूगोल और इतिहास एक दूसरे पर निर्भर है या एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं, क्योंकि जहां ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल कोरोलॉजिकल साइंस है, क्योंकि ये किसी ज्योग्राफिकल फिनोमेना की किसी पर्टिकुलर रीजन में घटने वाली विशेषताओं के साथ साथ उसके पर्यावरण से किस प्रकार का संबंध है या प्रभाव उसका अध्ययन करता, और इसके स्पेशियल या स्थान विशेष में उसके डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण को समझाने की कोशिश करता है, जो कि सारा का सारा एक स्थान विशेष से संबंध है। क्रोनोलॉजिकल साइंस समय का विज्ञान है जो सिक्वेंशियल ऑर्डर पर होने वाले अनेक इवेंट्स को क्रमबद्ध रूप में हमें बताता है, जिसका एक समय होता है जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पास्ट इवेंट के बारे में बताने की कोशिश करती है। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन साइंस या अर्थशास्त्र भूगोल किस प्रकार मानव विज्ञान से संबंध रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव विज्ञान में शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का गहरा अध्ययन किया जाता है और ये शारीरिक मानसिक विशेषताएं हैं वो सीधा खान पान रहन सहन और वेशभूषा व समाज आदि पर निर्भर करती है, और इन सब का भी अध्ययन मानव विज्ञान में किया जाता है और ये सारी चीजें सीधा आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन वेशभूषा व समाज का स्तर और मनुष्य की शारीरिक और मानसिक जो विशेषता है वो आर्थिक क्रियाओं से आने वाली विभिन्न वस्तुओं के उपभोग पर निर्भर करती है, और ये आर्थिक क्रियाएं सीधी आर्थिक भूगोल में रहती है या उनका वहां पर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं से शारीरिक तथा मानसिक एवं रहन सहन वेशभूषा और समाज का सीधा संबंध होने की वजह से इन दोनों ही विषयों का भी एक दूसरे से गहरा संबंध है। अतः आर्थिक भूगोल एवं मानव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध हम कह सकते, क्योंकि फिजिकल एंड मेंटल स्पेशलिटीज जो ह्यूमन बॉडी की है वो डिपेंड किस पे करती है, ईटिंग हैबिट्स, आदतें, खान पान की आदतें क्या है, क्वालिटी फूड की क्या क्वालिटी है, वो किस प्रकार की कपड़े पहनता है या सोसाइटी में कैसे रहता है, ये सभी चीजें हैं ये इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से प्रभावित होती है। जहां हमने अर्थशास्त्र को समझा कि अनेक सामाजिक विज्ञानों से वो किस प्रकार से संबंध रखता है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है या हम कह सकते हैं जिसका विशेष महत्व है वो है अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थशास्त्र का महत्व क्या क्या है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये चार्ट है, इसमें दिखाया गया है कि अर्थशास्त्र का एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या महत्व है, इंडस्ट्रीज में क्या है, टूरिस्ट में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और ट्रेड जो व्यापार करते हैं उसमें
इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या महत्व है, साधारण जन में अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, पॉलिटिकल सेक्टर या राजनीतिक सेक्टर में क्या महत्व है, और लेबर मजदूर जो लोग हैं उनके लिए अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, प्लानिंग जो योजनाएं बनाते हैं उनके लिए क्या महत्व है। इसी प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी में किस प्रकार अपना महत्व दर्ज कराता है, इसको नंबरवारी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले या उद्योगपति जो उद्योग लगाते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ही महत्व रखता है कि किस स्थान पर हमें कच्चा माल प्राप्त होगा, कहां पर सस्ते तथा कुशल श्रमिक और शक्ति के साधन परिवहन तथा बाजार हमें प्राप्त होगा। क्योंकि यदि हम किसी प्रकार का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होगी ताकि बाजार तक उस उत्पादन को भेजा जा सके। इसके साथ साथ उद्योगपति ये जानने के लिए भी अति आवश्यकता समझते हैं कि किन वस्तुओं की आपूर्ति की जाए, या व्यापारियों को इस बात का पता होना अति आवश्यक होगा कि किन चीजों की व्यापार में मांग सबसे अधिक है ताकि उनकी आपूर्ति की जा सके। इस प्रकार की ये जितने भी मुद्दे हैं, परिवहन, बाजार, साधन, श्रम, कुशल शक्ति, कच्चा माल, सस्ते मजदूर, ये सभी जो विषय है ये सभी हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को जो कि उद्योगपति है इन विषयों का अच्छा ज्ञान है तो वो समझ सकता है कि हम उद्योग कहाँ पे लगाए ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार एक औद्योगिक क्षेत्र में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विशेष महत्व है। उदाहरण के तौर पर भारत में चाय, पटसन तथा गर्म मसाले अधिक मात्रा में उत्पादन होते हैं, इसलिए चाय की वहां पर अधिक मांग होती है, अतः भारत इन वस्तुओं का निर्यात करता है। भारत अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी भारत में अनेक वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर चाय, पटसन, गरम मसालों आदि का इसका निर्यात भारत विश्व के अनेक देशों करता है, जैसे कि इंग्लैंड को चाय और पटसन जैसी सामग्री भेजता रहता है। इसके अलावा निर्मित वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो भारत वहां से इंग्लैंड से अनेक वस्तुएं आयात भी करता है। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल औद्योगिक क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से आर्थिक भूगोल सहयोग करता है, महत्व रखता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान को आर्थिक भूगोल के ज्ञान से क्या प्राप्त होगा, उसे ये पता चलेगा कि किस स्थान पर किस किस प्रकार की मिट्टी है और कौन सी फसल के लिए कौन से वातावरण और किस प्रकार की मिट्टी व धरातल उपयुक्त होगा, ये हमें आर्थिक भूगोल से पता चलेगा। भिन्न भिन्न फसलों के लिए विभिन्न वातावरण या जलवायु की आवश्यकता होती है। जमीन में किस प्रकार की खाद की आवश्यकता होगी, ये चीज भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी से समझ सकते हैं ताकि हमारी व्यापारिक वस्तुओं की मांग जो कि अधिक हो उसको उत्पादित करके हम लाभ उठा सके। देश में कृषि संबंधी शोध कहाँ कहाँ किए जाते हैं, कृषि के ढंगों में किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं, ये सभी चीजें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में समझ सकते हैं और कृषि क्षेत्र में उनको अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विशेष महत्व है। पॉलिटिकल सेक्टर या राजनीति का क्षेत्र, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, राजनीति और इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। एक राजनीतिक दिग्गज या राजनीति का ज्ञान रखने वाले के आर्थिक भूगोल का अध्ययन यदि है उसको तो उस चीज का वो अच्छी प्रकार से पालन कर सकता है। एक राजनीति का अच्छा ज्ञाता है तो वो आर्थिक भूगोल का भी अच्छा ज्ञाता है, तो वो आर्थिक व्यवस्था में क्या दोष है उस चीज को समझ सकता है। देश के आर्थिक विकास का क्या स्तर है और उसको संतुलित विकास के लिए क्या करना संभव होगा, और देश में संपत्ति का वितरण किस प्रकार का, बेकारी क्यों है, इस चीज को भी अच्छी प्रकार से समझ सकता है और देश के आर्थिक विकास में आने वाली रुकावटों को हटाने में समर्थ होगा और उसी से संबंधित अनेक राजनीतिक विचार वो दे सकता है। शासन तंत्र को वो प्रभावित कर सकता है और कुशल राजनीतिज्ञ बन सकता है। इस प्रकार से किसी भी देश की सभी आर्थिक समस्याओं
के निवारण में वह अपना सहयोग कर सकता है। इस प्रकार से इकोनॉमी एक राजनीति के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के ज्ञान से हमें अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं राजनीति के क्षेत्र में भी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का विशेष महत्व है। या नियोजन क्षेत्र है। देश के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं और इन योजनाओं का निर्माण तभी किया जा सकता है जब हम किसी देश की आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। और एक योजनाकार तभी निर्णय ले सकता है जब वो उस देश की प्राकृतिक संपत्ति का उचित उपयोग कहाँ और कैसे हो सकता है को समझे। इसलिए वह इस प्रकार की योजनाएं देश के सामने रख सकता है जिससे देश का सर्वांगीण या संपूर्ण विकास हो सके। क्योंकि विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाओं के निर्माण में आर्थिक स्थिति का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं आर्थिक भूगोल के अध्ययन से हम प्लानिंग सेक्टर में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य या योजनाएं बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अतः आर्थिक भूगोल नियोजन वाले क्षेत्र में भी महत्व रखता है। इंपोर्टेंस फॉर टूरिस्ट, पर्यटक क्षेत्र में महत्व। पर्यटन क्षेत्र में महत्व क्या है आर्थिक भूगोल का? क्योंकि आर्थिक भूगोल ये समझाने में समर्थ है कि देश के पर्यटन स्थलों का वैभव, वहां के आर्थिक विकास का परिचय और आर्थिक विकास का ज्ञान हमें आर्थिक भूगोल से प्राप्त होता है। आधुनिक युग में पर्यटन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे आर्थिक भूगोल की मदद से विकसित किया जा सकता है। जनसाधारण के लिए आर्थिक भूगोल का क्या महत्व है? आर्थिक भूगोल के अध्ययन से जनसाधारण को देशवासियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों आदि का ज्ञान होता है। आर्थिक भूगोल बताता है कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके किस प्रकार जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। रिसर्च सेक्टर या अनुसंधान क्षेत्र। रिसर्च सेक्टर या अनुसंधान क्षेत्र एक अनुसंधानकर्ता को आर्थिक भूगोल के माध्यम से विभिन्न जो सेक्टर है जैसे कि कृषि, उद्योग, परिवहन अथवा व्यापार, इन क्षेत्रों की क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं, किन समस्याओं का निवारण हो चुका है या किन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है और उनका किस प्रकार से समाधान ढूंढा जा सकता है। एक अनुसंधानकर्ता जब इन चीजों को समझ सकता है तो वो उसके लिए अच्छे समाधान दे सकता है और वो तभी इस प्रकार का कार्य कर सकता है जब उसको आर्थिक भूगोल के माध्यम से उस देश की विभिन्न आर्थिक सेक्टरों का अच्छी प्रकार से ज्ञान है। तो रिसर्च अथवा अनुसंधान क्षेत्र में भी आर्थिक भूगोल का विशेष महत्व है अध्ययन का। इंपोर्टेंस फॉर लेबर या मजदूरों के लिए आर्थिक भूगोल का क्या महत्व है? एक मजदूर बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया की यूनिट है और ये सभी सेक्टरों को सीधा प्रभावित करता है। एक श्रमिक को आर्थिक भूगोल के ज्ञान से ये पता चलता है कि किस प्रदेश में कृषि, खनन तथा उद्योग के क्षेत्र में श्रम की आवश्यकता है। दूसरा, वह योग्यता के अनुकूल श्रम का चुनाव कर सकता है और आजीविका कमा सकता है। और दिल्ली तथा इसके उपनगरों में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। अतः देश के लगभग हर कोने से यहाँ पर औद्योगिक श्रमिक एकत्रित हो गए हैं क्योंकि श्रमिकों को ये समझ में आ जाता है कि महानगरों में आर्थिक क्रियाएं अधिक होती है जहां पर उनका मूल्य भी अधिक मिलता है। ये ज्ञान या इस प्रकार की समझ आर्थिक भूगोल के अध्ययन से ही प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद पंजाब भारत का बहुत ही उन्नत राज्य है और यहाँ पर भी अत्यधिक संख्या में श्रमिक देश के विभिन्न भागों से आकर कृषि तथा उद्योगों में श्रम प्रदान करते हैं। और इस प्रकार का एक स्थान विशेष में किस प्रकार का उद्योग और कृषि का स्तर है और कैसा विकास हुआ है, ये सभी भी हमें आर्थिक भूगोल के अध्ययन से ही जानकारी होती है। तभी श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना श्रम प्रदान करने के लिए पहुंच। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा। आर्थिक भूगोल के ज्ञान का उपयोग किसी भी देश की सैनिक गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए विभिन्न मार्गों, संसाधनों एवं सामरिक महत्व के स्थानों की जानकारी आर्थिक भूगोल से ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि शत्रु देशों की सैन्य बल का अनुमान भी वहां के आर्थिक भूगोल के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। अतः आर्थिक भूगोल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण विषय है। हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है और
नेक्स्ट अध्याय हम जल्द शुरू करेंगे। तब तक आप अपनी किताबों के माध्यम से अपनी बुक्स में इन चीज़ों को दोबारा से स्टडी करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।